नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में तेज और व्यापक गिरावट दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों के विश्वास को काफी झटका दिया है। सेंसेक्स 1800 अंकों से अधिक गिरकर लगभग 72,784 पर पहुंच गया, जो एक दिन की अगर बात किया जाए एक दिवसीय सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी 22,550 के स्तर से नीचे फिसल गया, जो बाजार की कमजोरी का संकेत है। इस गिरावट के चलते निवेशकों की कुल संपत्ति में लगभग 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो बाजार पूंजीकरण में एक बड़ी गिरावट को दर्शाता है। बाजार में लगभग सभी प्रमुख सेक्टर, चाहे वो बैंकिंग हो, आईटी सेक्टर हो, ऑटो हो, मेटल हो, सभी में यह दबाव देखने को मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि गिरावट किसी एक खास सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे व्यापक तौर पर देखा जाए। और ये खबर आज से आप देखना शुरू कर चुके होंगे कि जिस तरह से, अगर आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में निवेश करते होंगे, इसकी जानकारी रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से देखिए दिया जा रहा है कि किस तरह से 13 लाख करोड़ जो है वह निवेशकों का डूब चुका है। और यह स्थिति ऐसा नहीं है कि केवल निफ्टी में या सेंसेक्स में देखा जा रहा है। जो सोना चांदी आज से पिछले कुछ महीने की बात करेंगे तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा था, उसकी भी रफ्तार धीमी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि सोना चांदी में भी ऐतिहासिक गिरावट देखा गया है, और इसको लेकर के तमाम आप आर्टिकल यहां पर आते हुए देख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना और चांदी की कीमतों में असमान और तेज गिरावट लगातार देखा जा रहा है। सोने में पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली है। पिछले 40 वर्ष का ध्यान रखिएगा, जो निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। युद्ध के समय ऐसा कभी नहीं होता था कि सोना में यानी कि गोल्ड में इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चांदी की कीमत की बात करेंगे तो लगभग 14,000 रुपया प्रति किलोग्राम की गिरावट आया है, जो इसकी उच्च जो स्थिरता है, अस्थिरता, उसको दर्शाती है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में भी लगभग 20% तक की गिरावट देखी गई है। अब इन तमाम चीजों से स्पष्ट होता है कि जो संस्थागत निवेशक है वह भी इस गिरावट से प्रभावित हुए हैं। सामान्यतः होता क्या है समझिए, सोना संकट के समय में सेफ हेवन माना जाता है। आप हमेशा ये सुनते होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग से भी सुनते होंगे कि अगर किसी चीज में भी इन्वेस्ट करने की समझ ना हो तो दो चीजें कर लीजिए, आप प्लॉट खरीद लीजिए यानी कि रियल एस्टेट, और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन मामला इस बार ऐसा नहीं है। गोल्ड में ऐतिहासिक स्तर पर गिरावट हुआ है। सेफ हेवन कहा जाने वाला गोल्ड अब पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिख रहा है, पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ दिख रहा है। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए निवेशक जो हैं वह अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं, और इस रणनीति के बदलाव में, जैसे सोना एक नॉन यील्डिंग एसेट है, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे कहा जाए आम भाषा में कि इस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए उच्च ब्याज दरों के समय इसकी गिरावट, इसकी मांग जो है वो घट जाती है। अब प्रश्न यहाँ पर हम सबों के मन मस्तिष्क में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, इसकी क्या कुछ वजह है। आने वाले कुछ समय में शेयर मार्केट की स्थिति और क्या ऐसा रह सकता है, क्या वाकई शेयर में निवेश करना अभी बेहतर होगा, सोना चांदी में निवेश करना बेहतर होगा, इन सब चीजों को हम इस लेक्चर से समझ लेंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात तो गिरावट के प्रमुख कारण क्या है। हम सब जान रहे हैं कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बना हुआ है, भू राजनीतिक तनाव बना हुआ है, यानी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल, इसके बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को निश्चित तौर पर बढ़ावा दिया है। युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग और वैश्विक स्थिरता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। अब निवेशक ऐसे समय में जोखिम से भरे एसेट, जैसे कि शेयर हो सकता है, इससे पैसा निकाल रहे हैं, और इससे पैसा निकाल करके सुरक्षित विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कि जिससे बाजार में आप देखेंगे कि लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो एक कारण है वो है कच्चा तेल, यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। और इसकी मुख्य वजह अगर आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर जो ईरान है, खास करके स्टेट ऑफ हार्मुज की जो बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ईरान ने ब्लॉक कर दिया है, तो वहां उस एरिया से जहाज नहीं आ पा रहा है, और इस वजह से क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइस में, डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत अगर बात किया जाए तो आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 110 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। अब भारत की बात करते हैं। भारत जैसे तेल आयातक देश, आज भी हम देखते हैं अपनी ऊर्जा जरूरत का 80% जो हम आयात करते हैं, तो अपनी ऊर्जा सुरक्षता के लिए हम निश्चित तौर पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो हम एक तेल आयातक देश हैं।
अब इस कंडीशन में हमारे लिए स्थिति अत्यधिक जो है दबाव वाला हो चुका है, क्योंकि इससे आयात बिल हमारा बहुत बढ़ सकता है। तेल महंगा होने से जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, वो बढ़ रहा है। आमतौर पर इसे आप महंगाई से जोड़ सकते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ेगा। अब महंगाई बढ़ने का ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, अगर पेट्रोल, डीजल, तेल, इन सब चीजों का प्राइस बढ़ता है तो परिवहन लागत बढ़ जाएगा। आप जिस बस में जा रहे थे, अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह 20 रुपया आपसे लिया जा रहा था, अब उसी बस में उतना ही समय में सफर करने के लिए आपको 25 रुपया किराया देना पड़ सकता है। भोजन में भी यही होगा, 10 रुपये का चाय आपको शायद 12 या 15 रुपया में मिलना शुरू हो गया होगा। तो क्या हुआ कि तेल की कीमत में वृद्धि हुआ, लेकिन इन सब का असर महंगाई पर पड़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा। कुल मिलाकर के कंपनियों की लागत और आम जनता का खर्च दोनों ही बढ़ रहा है। कंपनियों की लागत बढ़ेगा तो वो आपसे ही पैसा लेगा, तो जाहिर सी बात है आपके जेब पर इसका बुरा असर तो पड़ना तय ही है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो लगातार पिछले कुछ समय से चलता जा रहा है कि हमारा जो रुपया है ना, ये हमारा जो रुपया है, इसमें ऐतिहासिक तौर पर गिरावट देखी जा रही है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिर करके, अगर आज जब मैं आपका लेक्चर लेने आया हूं, लगभग अगर बात किया जाए तो 93.84 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि लगभग हम 94 के आसपास आ चुके हैं। तो रुपये की कमजोरी से क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ने लग जाएगी, विदेशी निवेशक का हम पर भरोसा कम हो जाएगा, है ना। निश्चित तौर पर अगर भरोसा कम होगा तो क्या वो हमारे यहाँ निवेश करना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, नहीं करेंगे। शेयर बाजार में भी यही स्थिति होगा। तो यह स्थिति शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ही नकारात्मक है, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। और इन सब चीजों का नतीजा क्या हो रहा है कि ये जो विदेशी निवेशक हैं, जिनको आप FII कह रहे हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लगातार क्या कर रहे हैं? बिकवाली कर रहे हैं। कुल मिलाकर के आसान शब्दों में समझिए तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, है ना। भारतीय बाजार से पैसा निकाल करके जहां उनको प्रॉफिट लग रहा है वहां पर निकाल रहे हैं। अब होता क्या है, आप कहेंगे चलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है, होना चाहिए, लेकिन ये जो FII है ना, ये बड़े वैश्विक निवेशक होते हैं। अब इन्होंने पैसा अगर आपके शेयर बाजार से निकाल लिया तो आपके बाजार पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आपका पूरा शेयर बाजार टूट जाएगा, जैसा कि अभी देखने को मिला है। तो जब भी ध्यान रखिए, ये जो FII हैं, ये बड़े स्तर पर बिकवाली करेंगे तो बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है, शेयरों के दाम जो हैं तेजी से गिरने लग जाते हैं। और खास करके मान लीजिए सेक्टर वाइज देख लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं FII कुछ बड़े निवेशक हैं और डिफेंस के शेयर उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, यानी कि आपके मार्केट से उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस स्थिति में क्या होगा कि डिफेंस के जितने भी शेयर हैं उसका प्राइस तेजी से गिरेगा, ठीक है। और इन सब स्थिति में फाइनली क्या होगा? पैनिक सेलिंग होगी। पैनिक सेलिंग बाजार में क्रिएट होता है, यानी कि बाकी, क्योंकि ये लोग जब पैसा निकालेंगे तो बाकी जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं इनमें डर का माहौल होगा। इनको लगातार ये दिखेगा कि हमारा पैसा जो है टूट रहा है। हमने एक शेयर अगर यहाँ पर 500 में लिया था, ये शेयर गिर गिर करके जो है 350 रुपया का हो गया है, तो और ना गिर जाए इससे पहले इसे बेच दो। तो ये पैनिक सेलिंग होना शुरू हो जाएगा, अफरा तफरी का माहौल होगा। और कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो अभी भारतीय शेयर बाजार में यही चीजें देखने को मिल रहा है। अब जरा यहां पर बात करते हैं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों में वृद्धि। देखिए, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने का एक मतलब होता है, एक संकेत होता है। ये मतलब क्या होता है कि निवेशकों को सुरक्षित निवेश, जैसे कि सरकारी बॉन्ड आप कह सकते हैं, इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो निवेशक क्या करेंगे इस कंडीशन में? वो क्या करेंगे कि जो पैसा उन्होंने शेयर बाजार में लगाया था वो पैसा वहां से निकालेंगे, जो पैसा उन्होंने सोना में लगा दिया था गोल्ड खरीदने में, वो सब निकालेंगे और वो कहां लगाएंगे? बॉन्ड में लगाएंगे, यानी कि सरकारी बॉन्ड अब वो खरीदना चाहेंगे। अब आप कहेंगे सर गोल्ड में क्यों नहीं, उसमें भी लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि गोल्ड एक नॉन यील्डिंग एसेट है, यानी कि इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, इसलिए उच्च ब्याज दरों के समय इसकी मांग घट जाती है। भाई, जब पैसा आप डॉलर पर आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है और गोल्ड पर मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या चाहोगे कि हम इधर निवेश करें, इधर जाएं। मामला क्लियर है ना? शेयर की तरफ आप बढ़ेंगे। और साथियों, इन सब का एक बड़ा परिणाम यह हो रहा है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अमेरिकी डॉलर जो है निश्चित तौर पर पूरी दुनिया के करेंसी को बहुत पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि भारत जो है 94 रुपये के आसपास $1 के बराबर आ चुका है। तो अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, इसका सीधा असर कुछ पड़ रहा है। सीधा असर क्या है? उन देशों के लिए जो उभरता हुआ बाजार है।
अब भारत की अगर कंडीशन करेंगे तो लगभग यही होगा। भारत का बाजार लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 साल का अगर देखेंगे शेयर मार्केट में तो भारत में लगातार गति देखा गया, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अपने दूसरे कार्यकाल में, लगातार ये 1 साल से भारत का बाजार जो है वो नीचे ही जाता जा रहा है और ऐतिहासिक गिरावट को अब देखना शुरू कर चुका है। तो जो उभरते हुए बाजार होंगे उन पर दबाव बढ़ना तय है। इसके अलावा जो सोना चांदी का कीमत बीच में भी 3-4 महीने पहले बहुत ठीक ठाक बढ़ा, लेकिन अभी ऐतिहासिक तौर पर मैंने कहा पिछले 40 साल में 1 सप्ताह के दौरान इतना गिरावट सोने के प्राइस में नहीं हुआ था, जो कि हो गया है। तो कुल मिलाकर के सोने चांदी के प्राइस में भी गिरावट देखने को मिला। निवेशक जो है डॉलर आधारित एसेट्स को अब अधिक सुरक्षित मानने लगे हैं, क्योंकि डॉलर लगातार स्ट्रांग हो रहा है। पूरी दुनिया की करेंसी कमजोर हो रही है, शेयर मार्केट पूरी तरह से फेल होता जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस गिर रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और इन सब चीजों के बीच में डॉलर मजबूत स्थिति में बना हुआ है। तो जरा बताइए, अगर आप ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप कहां इन्वेस्ट करते? आप डॉलर की तरफ भागते। आप डॉलर आधारित जो एसेट हैं आपको वही लुभाता। तो यहां पर निवेशक भी इसी को सुरक्षित मानते हैं, इसीलिए पूंजी का प्रवाह किधर बढ़ने लगा है? अमेरिका की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर उसके पास है। तो जाहिर सी बात है भारतीय बाजार वगैरह और ज्यादा इससे नुकसान को झेल रहे हैं। वैश्विक बाजार में गिरावट का प्रभाव क्या देखा जा रहा है? अब यहां शब्द क्या हमने इस्तेमाल किया? वैश्विक बाजार। भारत से जरा बाहर निकलते हैं, अब बात करते हैं एशिया की, बात करते हैं यूरोप की, बात करते हैं अमेरिका के। इसके जो प्रमुख शेयर बाजार हैं इस सब में गिरावट देखी जा रही है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी बाजार निश्चित तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एलपीजी की बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं उदारीकरण की, हम बात करते हैं वैश्वीकरण की, हम बात करते हैं निजीकरण की, तो एक शब्द आया ना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण कहने का क्या तात्पर्य है कि आज के समय में पूरी दुनिया एक गांव है। गांव कहने का तात्पर्य कि गांव के एक मोहल्ले में किसी के घर में कितनी सब्जी बनी होगी दूसरे को पता रहता है, सभी एक दूसरे को जानते रहते हैं। गांव यही होता है ना, ठीक यही है आज के समय। आज पूरी दुनिया एक गांव है। अगर अमेरिका के शेयर मार्केट में कुछ प्रभाव पड़ेगा, वहां सर्दी जुकाम होगा, तो छींकना यहां भारतीय शेयर बाजार भी शुरू कर देगा। एशिया यूरोप का यही हाल होगा। मतलब समझ गए? यानी कि सभी बाजार एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसीलिए सब में गिरावट देखी जा रही है। क्षेत्र की गिरावट, एक क्षेत्र की गिरावट दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, और भारतीय बाजार भी इसी वैश्विक ट्रेंड के जाल में फंस गया है। इससे अछूता नहीं रह रहा है और यहां पर नुकसान अधिक से अधिक होते जा रहे हैं, और रहा सहा कसर तो निश्चित तौर पर यह पूरा कर ही देता है। डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रहा है, लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर यहां पर कीमत में वृद्धि हो रहा है, वहां पर मिडिल ईस्ट में अभी तक मामला नहीं सुलझा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका इजराइल अपने हथियार डालने को तैयार है। इस स्थिति में दिन प्रतिदिन यह जंग और खतरनाक होता जा रहा है, और औद्योगिक डीजल की कीमत में लगातार वृद्धि हो जा रही है। और वृद्धि होने से मैंने आपको पहले समझाया था, परिवहन लागत सबसे पहले बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है। जिस जगह पर आप पहले 25 रुपया देकर के जाते थे, आज 30-35 रुपया देकर के जाएंगे। जो प्रोडक्ट आपको पहले, अगर मान लेते हैं खाना, भोजन, चाय, कुछ भी ले लीजिए, छोटा सा छोटा प्रोडक्ट, एक चाय ही 10 रुपया मिलता था, आज 15 रुपया में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादन लागत बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कंपनियों का मुनाफा जो है वो घटेगा। तो कोई भी कंपनी जो है ना, वो नुकसान करने के लिए मार्केट में नहीं आती है। उसका पहला उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, है ना। तो वो प्रॉफिट आपके हिस्से से लेना चाहेगी, आपके जेब से लेना चाहेगी। तो जाहिर सी बात है क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, आप पर दबाव आएगा, और इसका सीधा असर जो है इन सब चीजों का कंपनियों के शेयर पर भी पड़ता है। कंपनियों के शेयर पर पड़ेगा तो बाजार जो है गिरावट आना तय हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए अभी के समय में, तो निश्चित तौर पर अफरा तफरी बना हुआ है। अब देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि क्या यह समय शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा है या बुरा है, ये आप पर मैं छोड़ता हूं। लेकिन दुनिया भर के बड़े निवेशक ये कहते हैं कि जब बाजार में सुस्ती हो तो आपको खुश होना चाहिए, और जब बाजार बहुत उछल रहा हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए। यानी कि जो लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं उनके लिए बाजार अभी थोड़ा सा सही है, क्योंकि वो यहाँ पर अधिक निवेश कर सकते हैं धैर्य के साथ, लेकिन देख करके कि आगे आपके साथ सही रहने वाला है, तो यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर इन सब चीजों को आप थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिए, और समय के साथ चीजों पर थोड़ी सी नजर रखिए, क्योंकि समय के साथ जिस तरह से ये जंग गहराता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये और भी खतरनाक हो सकता है। बाकी आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, आजकल भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रहा है, और ये अच्छी बात है। किसी देश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। डीमेट अकाउंट बहुत खुले हैं पिछले 10 साल में इस देश में। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट की तरफ आए हैं। यंग जनरेशन, खास करके ये जो जेनजी जनरेशन है, ये मेरा फेवरेट जनरेशन है। ये बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी इनके अंदर है, ये निवेश वगैरह करते हैं।
तो आपके शेयर का क्या हालत चल रहा है, आप कितने इससे वाकई पैनिक हो रहे हैं या नहीं, ये सारे विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना है, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।